नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज हम कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पर फोकस करेंगे। मंडल सिद्धांत प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। शुक्र, मनु, कामन, दक्ष तथा कौटिल्य ने इस सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्रोफेसर अल्तेकर के अनुसार यह मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित था। स्मृति और नीति ग्रंथकारों ने दुर्बल राज्यों को पड़ोसी शक्तिशाली राज्यों से सावधान रहने और उनकी विस्तारवादी नीति से अपनी रक्षा हेतु न्यायाधिक शक्तिशाली राज्यों से मैत्री स्थापित करके एक ऐसा मंडल स्थापित करने की सलाह दी थी जिस पर आक्रमण करने का साहस शत्रु न करे। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। उसका यह सिद्धांत पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए है। इस सिद्धांत में मंडल का केंद्र एक ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगीषु यानी विजय रखने की इच्छा करने वाला राजा कहा है। उसकी यह मान्यता है कि एक राज्य का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। अतः विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो भी राज्य होगा वह अरि यानी शत्रु राज्य होगा। विजिगीषु राज्य से अलग किंतु पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगीषु राज्य यानी विजिगीषु का मित्र होता है और मित्र राजा से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। इस प्रकार बच्चों यह स्पष्ट है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु और उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरिमित्र, इसी प्रकार यह क्रम चलता है। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु के पीछे पाषाणीग्रह यानी पीछे का शत्रु, आकांध्रा यानी पीठ का मित्र, पाषाणीग्रहसार पाषाणीग्रह का मित्र और आकांदासार यानी आकंद्र का मित्र 4 राजा होते हैं। पाषाणीग्रह पड़ोसी होने के कारण विजिगीषु का शत्रु होता है। इन 10 प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के राज्य मध्यम और उदासीन भी होते हैं। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु और अरि राज्य दोनों की सीमाओं से लगा होता है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वह परस्पर मित्र हो या शत्रु, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता पड़ने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राजा का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों राज्यों की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत प्रबल होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है। उनके परस्पर न मिले होने की दशा में प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल एक चक्र है जिसमें विजय अभिलाषी राजा राज्य मंडल रूपी चक्र की नाभि, भिन्न राज्य नेमी और समीप के राजा अरि हैं। इस मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विदेश के साथ संबंध रखने के लिए हमें अपने मित्र और शत्रु राज्यों को समझना पड़ेगा, उनकी पॉलिसी यानी नीति को समझना होगा और उसके बाद ही हमें उनके साथ में संबंधों को निभाना होगा।
एक विशेष राज्य के कौन मित्र हो सकते हैं और कौन शत्रु, यह जानना बहुत आवश्यक है। राजा को अपनी नीति इसी तथ्य की दृष्टि में रखकर निर्धारित करनी चाहिए। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आंशिक रूप से आज भी सत्य प्रतीत होता है। राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ उसका तालमेल देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन से मिलती हैं और बहुत कुछ सीमा तक इसी कारण इन देशों के साथ भारत के मतभेद हैं और भारत के इन मतभेदों की समानता के कारण ही दोनों देशों में मित्रता भी है। इसी प्रकार भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तीनों देशों के पारस्परिक संबंधों को परखा जा सकता है। वर्तमान समय में जबकि व्यापारिक और आर्थिक हित तथा विचारधारा संबंधी मतभेद संघर्ष के कारण बनने लगे हैं, उस समय केवल सीमाओं के आधार पर राज्यों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। मंडल सिद्धांत के संबंध में डॉक्टर अल्तेकर का मत है कि प्राचीन विचारक यह जानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने इसके खतरों को कम करने के लिए एक ऐसे सिद्धांत का समर्थन किया जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे बड़े राज्यों में शक्ति का विवेकपूर्ण नियंत्रण बना रह सके और युद्ध ना हो। तो बच्चों, मंडल सिद्धांत को समझने के लिए हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखना होगा और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ जो हमारे संबंध हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इसे अगर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश अच्छी व्यवस्थाओं के साथ चलता रहेगा। मंडल सिद्धांत के साथ ही परराष्ट्र नीति का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके प्रक्रियात्मक पक्ष भी होते हैं जिसमें दूत की व्यवस्थाएं होती हैं। कौटिल्य ने जहाँ परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्षों की व्याख्या की है, वहीं उसने परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक पक्ष की भी व्याख्या की है। कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के प्रक्रियात्मक पक्ष में दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध आदि को सम्मिलित किया है। कौटिल्य के परराष्ट्र नीति की प्रक्रियात्मक पक्ष की विस्तृत व्याख्या है जिसमें उन्होंने दूत व्यवस्था के अंतर्गत यह बताया है कि परराष्ट्र नीति की प्रक्रिया का प्रथम सोपान दूत व्यवस्था है। कौटिल्य के अनुसार दूत राजा का मुख है, इसी कारण दूतों की नियुक्ति उनके सामान्य व विशिष्ट कार्य एवं उनके विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की व्यापक व्याख्या कौटिल्य ने की है। दूत की नियुक्ति करते समय उसके आचरण, प्रस्थान की नीतियाँ और उसके दूत कार्य से संबद्ध संपूर्ण पक्षों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। दूतों के प्रकार बताए हैं उन्होंने निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। दूतों के कार्यों को उन्होंने अलग ही रूप दिए हैं। दूत का कार्य है कि वे शत्रु देश के वन रक्षक, सीमा रक्षक, नगर के निवासी और जनपद में रहने वाले लोगों से वार्ता करके मधुर संबंध स्थापित करें। सेना के लिए युद्ध भूमि, सेना के ठहरने या विश्राम करने के स्थान और अवसर आने पर एक गुप्त रास्तों की तलाश करना ताकि सेना भाग सके। दूत यह पता लगाए कि शत्रु राजा का दुर्ग उसके राज्य की सीमा, राज्य की आय और व्यय, राज्य की कृषि की उपज, लोगों की आजीविका के क्या साधन हैं। साथ ही साथ दूत का यह भी कार्य है कि वह शत्रु पक्ष के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों में विरोध व फूट डालकर अपने पक्ष में कर ले और यह जाने कि विरोधी पक्ष को किस प्रकार वश में किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त दूतों के कुछ मुख्य कार्य हैं: प्रेषण, संधि पल्लव, प्रताप, मित्र संग्रह, सुदृढ़ भेद, उपजाप, चार ज्ञान, पराक्रम और समाधि मोक्ष। इस प्रकार यह स्पष्ट है
कि शत्रु राज्य की कमियों का पता लगाना, उसकी रक्षा, कोष, गुप्तचर व्यवस्था, फूट डालना, वहाँ की जनता को भड़काकर अपने पक्ष में करना, ये सभी कार्य इस लक्ष्य से संपन्न किए जाते हैं कि अपने राज्य का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हितवर्धन किया जा सके। तो बच्चों, ये जो प्रक्रिया है मंडल सिद्धांत और दूत व्यवस्था के आधार पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आज के व्याख्यान में इतना ही।